गुंजाइश बना रहे हों या उसकी तैयारी कर रहे हों? क्या कुछ आप देखते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में, और इतना ही नहीं, उधर पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर जिसकी चर्चा, मिजोरम, माफी चाहता हूं, मिजोरम जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है, लेकिन वहां भी तो 30 अक्टूबर को जो जाने की संभावना है प्रधानमंत्री जी को लेके, सोचिए कि मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप आइएगा तो और नुकसान होगा और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता मंच। ये स्थिति आ चुकी है और ये बयान जो है वो पायनियर के उसी स्टेटमेंट की तरफ हम लोगों को ले जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो क्षमता है, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लोग देखें अब तक जो पूरा मामला चल रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से कुछ जमीनी मुद्दे राहुल गांधी उठा के लेके आए हैं, अभी सोचिए कि कांग्रेस की पूरी रणनीति, जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एससी जो है कि वो है, उसके कारण से देश भर के जो एससी समुदाय है उनका ध्यान कांग्रेस की तरफ आया है। अभी इस समय जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो आरक्षण का समर्थन करे और जातिगत जनगणना का विरोध करे, ये समझ से परे की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन कर रही है और जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। तो ऐसे स्थिति में पूरे के पूरे ओबीसी तबके में यह संदेश चला जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से आरक्षण के विरोध में खड़ी है। वो बोल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सुना है बिहार के चुनाव से पहले, हम लोगों को याद है मोहन भागवत जी के बयान की आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। वो तमाम तरह की चीजें हैं। तो एक तरह से इस मामले में ओबीसी, एससी, एसटी इन सबों को बिल्कुल सामने में फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस के समर्थन में। और प्रधानमंत्री जी के साथ जो समस्या है कि आखिर वो अब क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि मध्य प्रदेश वो चुनाव घोषणा होने से पहले 10 महीने में 10 बार प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश की यात्रा हो चुकी है। बीजेपी के भी किसी नेता से पूछ लीजिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि अमित शाह के चुनाव प्रचार से एक भी वोट नहीं मिलता। ये बीजेपी के लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है राजीव जी। तो अब अगर उन्होंने ये विकल्प चुना है, उन्होंने प्रबंधन के हिसाब से कि हम जो है कि अमित शाह जी को भेज दें और उससे कुछ वोट मिल जाए, तो ये तो वही लोग खारिज कर रहे हैं कि उनके चुनाव प्रचार से वोट नहीं मिलता। स्पष्ट है कि उनकी जो तमाम विफलताएं हैं, देखिए राहुल गांधी गिनती जरूर करा रहे थे नोटबंदी के बाद भी कि भाई नोटबंदी से क्या हो गया, वो गब्बर सिंह टैक्स नाम भी बता रखा था, जीएसटी से संबंधित मामले वो भी देखिए, उनके मास्टर स्ट्रोक जो फैसले थे। हमें लग रहा है कि अब तक ऐसा हो रहा था कि मोदी जी चुनाव प्रचार करते थे, डबल इंजन का नारा देते थे और उनके बात पे जनता विश्वास करके राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आते थे। लेकिन अब बीजेपी एक बड़ी अजीब सी स्थिति में फंसी है। क्षेत्रीय छत्रप को उन्होंने फलने फूलने नहीं दिया और अब जबकि एन वक्त पे मोदी जी को जिताने की बारी थी, उनके ऊपर अब एक टैग बन चुका है कि मोदी जी जो बोलेंगे, अगर वो सच भी बोलेंगे तब जनता मान के चलती कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 9.5 साल का कार्यकाल बिल्कुल झूठ बोल के बिताया। जो बड़े मास्टर स्ट्रोक्स के कदम बताए गए, वो मास्टर स्ट्रोक्स खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थितियां हो गई। आप सोच के देखिए कि जब उन्होंने इतने लंबे चौड़े घोषणा के साथ महिला आरक्षण का दावा वादा किया, दुनिया को पता चल गया कि वो तो अभी 10-20 साल पुरानी बात है, आगे 10-20 साल आगे क्या होगी उसकी घोषणाएं हो रही हैं। तो उनकी नीतियों की विफलता ने आज उन्हें यह साबित कर दिया कि वो अगर फील्ड पे और जाते हैं तो फिर हारना तो तय है। देखिए मिजोरम से लेके तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर तरफ एक एक क्षेत्रवार जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है, ये मैच जो जा रहा है ना, ये 5-0 की तरफ चलता हुआ मैच है कि एक तरफ 5 कांग्रेस और 0 की तरफ भारतीय जनता पार्टी। वो अपना खाता कैसे खोलेगी। सोचिए हम लोगों को तेलंगाना में हम लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे में थी कि वो बीएमएस जो है कि उनके प्रति जो है कि भारत राष्ट्र समिति के प्रति जो है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और उनको लग रहा था कि उनको आसानी से वहां पर सत्ता मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने उसी समय देखा कि भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना में 19 दिन व्यतीत किए थे। उस समय हम लोग काफी विस्तार से चर्चा भी करते थे राजीव जी। उन 19 दिनों में पूरा का पूरा स्थिति ऐसे हुई कि वहां पे विपक्ष के जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी का स्थान तो समाप्त हो ही गया, वहां पे अब सत्ता पक्ष वाले में जो है कि भारत राष्ट्र समिति के लिए जगह बचाने की स्थितियां नहीं बची हुई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कितना जोर शोर से वहां के म्युनिसिपल इलेक्शंस को लड़ रही थी, नगर निगम के चुनाव को लड़ रही थी, हैदराबाद जाके हैदराबाद नगर निगम का चुनाव, वो चुनाव लड़ रही थी। आज स्थिति है कि वहां पर तेलंगाना में वो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भी नहीं है वहां पे। तो आज स्थितियां ऐसी बची हुई कि प्रधानमंत्री जी क्या करें। वो अपना चेहरा लेके जाएंगे तो फिर वो हिमाचल प्रदेश में भी गए थे अपना चेहरा लेके, कितना नुकसान हो गया उनको। और कर्नाटक में तो पूरे दुनिया ने देख लिया कि आप जो बजरंग दल और बजरंग दली एक होता है ना कि जो तमाम जनता को बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख मान लेना कि बजरंग दल बराबर बजरंग दली मान लेना। आप इस प्रकार के लॉजिक जब देके जाएंगे जनता के बीच में, जनता मान जाएगी कि भाई आप हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी नीतियां अपने की फर्स्ट बार लोगों ने विश्वास कर लिया कि 5 साल में आपसे काम नहीं हुए होंगे, हो सकता है कि अभी
आपको और समय की जरूरत है। लेकिन जब 9.5 साल हो जाए और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को यह परेशानी हो जाए कि सरकार के कुछ बड़े काम गिनती करा दीजिए, उनके बड़े से बड़े कट्टर से कट्टर समर्थक भी वो फील्ड में वो काम नहीं करा पाते हैं। और उल्टे देखिए जो रणनीतिक गड़बड़ी रही, जैसे मध्य प्रदेश में जहां जहां मैं घूमा, विशेषकर ग्वालियर संभल संभाग में, वहां पे उन्होंने जो एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में ले लिया। हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस के ऊपर जो बोझ बने हुए थे उसको उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। तो ये तमाम जो रणनीतिक प्रशांत टंडन जी चूंकि जुड़ गए हैं, जो फ्लोटिंग वोटर की बात हो रही है कि फ्लोटिंग वोटर कहां पे जाएगा। देखिए राजस्थान में जो इस बार का बजट बना, मैं राजस्थान के 3 महीने पहले की स्टोरी बता दे रहा हूं आपको कि एक ऐसा परिवार स्थान उदयपुर, बिल्कुल जो है कि एक परिवार जो कि आरएसएस का कट्टर समर्थक, और उसमें आरएसएस के व्यक्ति ने खुल के स्वीकार किया कि हां हमारे मुख्यमंत्री इसमें जो अशोक गहलोत हैं वो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए क्योंकि उनके घर में अधिकांश लोग ओपीएस का लाभ लेने वाले लोग हैं। दूसरी चीज की महंगाई राहत कैंप, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि महंगाई राहत कैंप जमीन पे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो कि आरएसएस का बिल्कुल कट्टर समर्थक हो, उसी में अपनी जीवन बिताई हो, वो ये ऑफ द रिकॉर्ड मानने के लिए तैयार है कि अशोक गहलोत की स्थिति कैसी है। यानी उनका महंगाई राहत कैंप का पूरा जो मामला है, आप सोचिए जो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं 25 लाख तक के बीमा का जो पूरा मामला है, उसका कोई जवाब नहीं है एक तरह से इन सब मामलों का। तो डिलीवरी के स्तर पर भी अगर कह लें उसमें, तो ये बड़ी स्थिति है। वहां पे कहीं न कहीं उन्होंने फ्लोटिंग वाटर्स को प्रभावित करने का पूरा मामला आज से कई महीना पहले ही मुझे दिख रहा है जमीन के ऊपर। तो उसके बाद से परिस्थितियां और काफी कुछ जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही हैं। तो इसलिए राजस्थान में भी एक तरह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में, अगर आज तक के संदर्भ में मैं कहूं तो कांग्रेस एक मजबूत जगह पे खड़ी है वहां पे। तो अब थोड़ा सा मैं एक पूरे विस्तृत संदर्भ में कह दूं कि जो अभी जो जमीन पे आप जाइए, ग्राउंड पे जाइए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि राहुल गांधी ने जिस मुखरता के साथ अडानी के प्रकरण को उठाया है, ये इस 5 विधानसभा चुनाव में भी वो जमीन पे है। जो अभी यहाँ पे स्वामी साहब ने भी जिस सवाल को उठाया कि भाई 15-15 लाख आ सकते हैं, बिल्कुल ये मुद्दे हैं कि आखिर कहां गए वो 20,000 करोड़ का मामला उन्होंने जिस तरह से उठाया, वो मामला भी जनता के बीच में है। प्लस जो अभी इंडोनेशिया का मामला उठाया गया कि हमारे बिजली बिल इतने महंगे हैं, क्योंकि किसानों के लिए तमाम दूसरे लोगों के लिए महंगाई पहले से इतनी ज्यादा है, लोग सामान्य बिजली का भी प्रयोग कर रहे हैं और उसके लिए उनको हाईयर रेट चुकाना पड़ रहा है। तो महंगाई जो बहुत 10 दिशा से आ रही है, उस 10 दिशाओं के गहन रिसर्च में कहीं कहीं जो पर्दे के पीछे से जो अडानी जी का नाम आ जा रहा है और अडानी और मोदी जी के संबंध क्या है, ये सारे मामले इस चुनाव के पृष्ठभूमि में हैं। और हताशा निराशा के कारण प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने एजेंसी ईडी का प्रयोग कर रहा है, विशेषकर मैं राजस्थान के संदर्भ में कह रहा हूं कि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के घर में वहां पे छापेमारी चल रही है, अशोक गहलोत के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाने वाला, तो जो राजस्थान में एन वक्त पे जो ईडी का प्रयोग हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि केवल इस ईडी के प्रयोग से कम 5-10 सीट तो और आप जोड़ लीजिए। यानी जो इस कैपेसिटी में कांग्रेस को सीटें आनी थी, केवल इस ईडी के इस चुनावी समय में, क्योंकि चुनाव के समय में आप प्रयोग कर रहे हैं ईडी का, जनता बिल्कुल अच्छे से समझ जा रही है कि आज के समय में ईडी का किसी के घर में जाने का मतलब है कि आपको भारत रत्न मिल गया, आपको पद्म विभूषण मिल गया, आपको पद्मश्री मिल गया। तो जनता उसको नेगेटिव रूप में नहीं देख रही है। बीजेपी भले उसको जिस रूप में भी प्रयोग करे, छवि खराब करने के रूप में प्रयोग करे, लेकिन जनता उसको उलट के दूसरे स्वरूप के रूप में देख रही है। तो यहां पे मैं मानूंगा कि जो 5 विधानसभा चुनाव है, वहां पे मोदी जी नहीं जा रहे, अपनी छवि को बचाने के प्रयास में जा रहे हैं। लेकिन अंततः जो पूरा डबल इंजन का कॉन्सेप्ट था और मोदी जी का चुनाव जिताने वाला जो चेहरा था, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर टूट रहा है, तो फिर 2024 में मोदी जी अपने नाम पे कैसे चुनाव लड़ सकेंगे? तब तो उनको भारतीय जनता पार्टी में क्या देना पड़ेगा उन्हें कि आप कृपया हमारे उत्तराधिकारी का चयन कर लीजिए। जब अगर इन 5 विधानसभा चुनाव में अगर उनके नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव में उनके नाम पे वोट कैसे पड़ जाएंगे? और बीजेपी के तमाम लोग, देखिए ऑफ द रिकॉर्ड सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 3 राज्यों में उनकी हार होने जा रही है। वो लोग तर्क दे रहे हैं। देखिए जब डिबेट में भी जाइए आप, तो हम लोग जाते हैं तो उनके प्रवक्ता तर्क देते हैं कि 2018 में भी तो हम लोग मध्य प्रदेश हार गए थे, हम लोग राजस्थान हार गए थे, छत्तीसगढ़ हार गए थे, फिर भी 2024 में जो है कि सरकार बनी थी। अगर इन 3 राज्यों में हार भी जाते हैं तो भी 2024 में बन जाएगी सरकार। तो सोच के देखिए कि जब वो ये तर्क देते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं कहीं वो इन 3 बड़े राज्यों में हार को खुद ही अपने मौखिक तौर पर स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जिनसे कि अब लोग डिलीवरी, उनसे उम्मीद ये नहीं कर रहा है कि राम मंदिर की तिथि को घोषित कर दीजिए। आप देखिए कितने मजे से 22 जनवरी के पूरे कार्यक्रम को कितना महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता उसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। जनता का पूरा ध्यान ये है
कि आप कुछ ना कुछ तो उपलब्धि बताइए। अभी इस समय बेरोजगारों का जो फौज है वो बिल्कुल, मैं अभी स्वामी जी कह रहे थे कि भाई 12,000 6 साल पहले मिल रहा था। मैं बता दूं कि वो 12,000 का वेतन भी नोएडा के क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। वो 7-8 हजार पे लोग जो है कि वो शोषण के शिकार बनाए जा रहे हैं। कंपनियों में सीधे सीधे जो जिनको भारी भरकम वेतनमान मिल रहे थे उनको भी नोटिस दे दिया जा रहा है कि आपका वेतन आधा किया जा रहा है, आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर चलते बनिए आप। तो एक तरह से हर तरफ शोषण का मंच बना हुआ है। बाहर बेरोजगारों की फौज है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको डर है कि पता नहीं उनका वेतन कब घटा दिया जाएगा और उनको कब वो छटनी के शिकार हो जाएंगे। तो हर कोई एक असुरक्षा की स्थिति में है। और ये पूरा मामला अगर आप जाइए तो लोग अब खुलेआम स्वीकार करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी गंभीर मामला बन रहा है। जो बेरोजगारी जिस स्तर पे है, महंगाई जिस स्तर पे है, इससे कहीं न कहीं जो पुरानी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, चोरी डकैती, इस प्रकार की समस्याओं के गिनती में वृद्धि हो रही है। कि लोगों को लग रहा है कि अगर अब यहां पे ब्रेक नहीं लगाया गया इस पूरे मामले पे तो फिर सबों का जीना दुभर हो जाएगा इस समाज में। तो आप सोचिए ऐसे स्थिति में मोदी जी अपना प्रचार कैसे करने के लिए जाएंगे। तो यही कारण है जो आपका हेडिंग है कि चुनाव प्रचार से मोदी जी की दूरी क्यों है। तो चुनाव प्रचार से उनकी दूरी इसलिए है कि जनता उनसे परिणाम चाहती थी और उनके जो बड़े निर्णय, मास्टर स्ट्रोक वाले निर्णय हुए हैं, वही अब मोदी जी को चुनाव प्रचार करने के लिए, रोकने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और आने वाले समय में हम और इस पर जब चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मोदी जी किन किन राज्यों में पहुंचे, कितनी सभाएं उन्होंने की। अभी तक हम चर्चा करते थे कि देखिए चुनाव अभी